नमस्कार। पहले चरण की वोटिंग के बाद इस दूसरे चरण की वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। लग रहा था कि पहले चरण के बाद बीजेपी को कुछ तो बढ़त मिलेगी, कुछ तो बीजेपी राहत की सांस लेगी, लेकिन ये दूसरा चरण भी बीजेपी के लिए कुछ आसान दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि आरएसएस का जो सपोर्ट, संघ का सपोर्ट जो पीछे से रहता था, वो सपोर्ट भी दिखाई नहीं दिया, जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लेकर के आए। और दूसरी तरफ कई जगह पर, बागपत और मथुरा जैसी जगह पर तो वोटिंग का बहिष्कार ही हो गया। तो आज हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर है। अशोक वानखेड़े सर से जानेंगे कि ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है और आखिर बीजेपी इतने बुरे हालात में कैसे पहुंच गई है और क्या फैक्टर्स हैं, किस आधार पर आखिर बीजेपी को लेकर इतनी नाराजगी हो गई है वोटर्स में। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मतदाता वोट करने के लिए निकल ही नहीं रहा है। बीजेपी का जो वोटर है, अगर हम शहरी मतदाता की बात करें, शहरी उच्च वर्ग के मतदाताओं की बात करें, तो लोग निकल नहीं रहे वोट करने के लिए। हिंदू बाहुल इलाकों की तुलना में मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है, ज्यादा भीड़ देखी गई है। देखिए प्रज्ञा जी, एक तो ये बात तो तय है कि जो इश्यूज है वो है। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी यदि उस इशू को रेफर नहीं करेंगे तो देश में समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं। महंगाई का भयानक प्रकोप है, बेरोजगारी का भयानक प्रकोप है। ये दोनों समस्याओं से इतने ग्रस्त है लोग। और सिवाय एक होता है कि आप मानो की समस्या है और फिर समस्या का निदान करने का प्रयास करो। यदि आप ये मानोगे ही नहीं समस्या है, तो फिर जिनकी समस्या है वो बहुत उदासीन हो जाते हैं। हाल ही में श्रेष्ठ नेतृत्व नागपुर गया, रात भर रुका, शायद बात नहीं हो पाई जिस बात के लिए गए थे, क्योंकि दो तीन फैक्टर है प्रज्ञा जी। एक फैक्टर तो ये है कि कार्यकर्ताओं में उदासीनता इसलिए है बीजेपी के, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है, उनके पास सवालों के जवाब नहीं। दूसरी बात, पूरे देश में, ये उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में उम्मीदवारों का चयन इस भरोसे किया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के चेहरे पे निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि भाजपा ऐसी नहीं हुआ करती थी। भाजपा सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी थी और भाजपा में जो नेतृत्व, जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, उसको उभारने का प्रयास करते थे। कभी तात्कालीन नेतृत्व ने ये नहीं सोचा कि ये आगे जाके मेरे से बड़ा होगा, कभी नहीं सोचा कि ये जाके मुझे चैलेंज करेगा, क्योंकि वो नेतृत्व अपने आप में जन समर्थन के भरोसे आया था, उनके काम के भरोसे आया था और एक प्रिंसिपल्स के साथ था। वर्तमान का नेतृत्व खुद बोना है और उसे 24 घंटे डर है कि ये आगे जाएगा तो मुझे चैलेंज करेगा क्या। और इसके तहत आपने आपसे भी बोने लोग सामने लाए। आपने जो उम्मीदवार खड़े किए, उस उम्मीदवार के प्रति इतनी उदासीनता है। और हर राज्य में, आप लखनऊ में बैठिए तो आपको उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मैं आपको बता सकता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बता सकता हूँ। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसको टिकट क्यों दिया। उसके बाद जो स्थापित क्षेत्र है, हर जगह पे सुशील मोदी है बिहार में, आपके राज्य उत्तर प्रदेश में कई बड़े स्थापित नेतृत्व थे, बिल्कुल हाशिए पे लगे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, एकनाथ खड़से को अब वापस लाए हाथ पैर जोड़ के, गडकरी हाशिए पे रख दिए हैं। आप जाइए कर्नाटक में, जाइए वहां पे येदियुरप्पा हाशिए पे रखे गए थे, फिर रमन सिंह, फिर शिवराज सिंह, फिर महारानी सिंधिया, ये सारे लोगों को हाशिए पे जाने से ये जो नए लोग आए ये समझ नहीं पाए। और ये जो बेसिक फंडा था कि हमारे पास मोदी जी का नेतृत्व है तो हम मोदी जी के चेहरे पे निकल जाएंगे, वो ब्रांड कमजोर पड़ा। और इसका वार्निंग, इसकी वार्निंग संघ ने पहले दी थी। जब कर्नाटक हार गए थे तब संघ ने ये बाकायदा, संघ के ऑर्गेनाइजर नाम का जो मुखपत्र है अंग्रेजी में, उसमें लिखा था कि ना राम का नंबर नाम चलेगा, ना मोदी का ब्रांड चलेगा, तो आपको चुनाव में लड़ने के लिए और कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही राम के नाम पे बने रहे और ये बात होगी। दूसरी बात, आपके पास देने के लिए सपने क्या है? आपके पास देने के लिए सपने नहीं है। अच्छा, मोदी जी का जो कैंपेन स्टाइल है वो पहली बार, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे पहली बार फेल होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी का स्टाइल है कैंपेन का, प्रचार का, वो विपक्ष को अपने पाले में लेके खेलते हैं, वो अपने एजेंडा सेट करते हैं और विपक्ष उसका जवाब देते रहता है। इस बार विपक्ष उनके पाले में नहीं आ रहा है।
बल्कि उनके अपने पाले में खींच रहा है, जो मोदी जी अभी तक तो नहीं फंसे, क्योंकि उनको मालूम है वहां जाएंगे तो प्रश्नों की बौछार होगी और उसके जवाब नहीं। हम्म मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। यदि हम्म आप पुराने समय पे जाइए, जब मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे गुजरात में, तब गुजरात में असंख्य इशू थे। गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में किसानों की आत्महत्या थी, स्कूल के ड्रॉप आउट थे, व्यापारियों की अपनी परेशानी थी, पानी की बहुत बड़ा समस्या थी, जो ग्राउंड वाटर था बहुत पॉल्यूटेड था इन उद्योग की वजह से। गोचर की जमीन बेच दी थी, इसलिए सारा गोचर वाला किसान रास्ते पे था। ये इतनी समस्या होने के बावजूद विपक्ष इसको लोगों के सामने बता नहीं पाया। देखिए, चुनाव में सबसे पहले आपको बताना होता है कि समस्या क्या है, और बताना होता है कि मुझे आपकी समस्या समझ में आ रही है, इसका निदान मेरे पास है, तो जनता आपको वोट देगी। तो मोदी जी ने वो पूरा कैंपेन 3 इश्यू पे हाईजैक किया। जब कैंपेन शुरू हुआ तो मोदी जी ने कहा कि सोनिया गांधी के इलाज पे इतना खर्चा हुआ, बताइए। और हम्म पूरी कांग्रेस उसमें जवाब देने में लग गई कि ये झूठ है, ये है, वो है। 15 दिन निकल गए। उसके बाद उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का एक सिक्का उछाला, शशि थरूर के पत्नी का। अब पूरी कांग्रेस उसमें डिफेंडिंग में लग गई है। तो ओरिजिनल इशू गुजरात का तो किसी ने टच ही नहीं किया। और आखिरी सप्ताह उन्होंने एक कागज दिखाया ऐसा रैली में, और कहा ये सर क्रीक की जमीन है, ये पीएमओ का पत्र है, ये पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है तब तक एक इंच जमीन हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। मेरा प्रज्ञा जी मानना है, कल मुस्लिम लीग भी सत्ता में आई तो भी वो पाकिस्तान को एक इंच जमीन नहीं देगी। इस देश में जो हम्म लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, सभी देशभक्त हैं, सभी देशभक्त हैं। अब आप किसी को उंगली नहीं सर उठा आपको सकते। क्या लगता है कि अभी तक तो मोदी जो भाषण दिया करते थे उसका असर कुछ ना कुछ तो दिखाई देता था, फिर चाहे वो नहीं, मोदी ने कहा हो नहीं। ताली मैंने बजाना थाली मैंने बजाना। यही मैंने इस मैं बार इस बार वैसा नहीं। ताली मैंने इसीलिए कहा। हम्म इस बार उन्होंने कहा, सबसे पहले ये सनातन के हम्म विरोधी है। हाँ विपक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। हम्म विपक्ष अपना बेरोजगार, महंगाई, उसी पे अड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर के उसमें नहीं आए, हम्म प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, हाँ ये राम को हम्म मानते नहीं, राम का द्वेष करते हैं। विपक्ष ने कोई नहीं जवाब दिया। जनता सब जानती है क्यों नहीं गए, क्या गए। वो तो बोल रहे थे तू महंगाई का जवाब दे, तू तो बेरोजगारी का जवाब दे। फिर उन्होंने फोकस बदला और कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं मोदी या बीजेपी की नफरत नहीं करता, उनके पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, उस पर फोकस करना जरूरी है। उन्होंने कहा देखो शक्ति माता को गलत बोल दिया, ये शक्ति को भी हम्म नहीं मानते, मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, जगदम्बा, इनको भी नहीं मानते, वो भी इशू फेल हो गया। फिर रामलला का इशू लाया, वो भी फेल हो गया। फिर आया कि ये लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, लोगों ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया। वो हम्म इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोगों के सामने विपक्ष लगातार उनकी समस्याओं का बखान कर रहा है, तो लोग सुन रहे हैं कि हमारी वेदनाओं को कोई शब्द देने वाला है। हम्म फिर मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा, तो फिर मोदी जी ने कहा कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। फिर बाद में हम्म तो इतना ब्लंटली झूठ बोलना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा नेता झूठ बोलता है और एक अच्छे पोजीशन पे, एक जिम्मेदार हम्म पोजीशन पे फंसते बैठे गए, हुए नेता अपनी ही बातों जब में फंसते गए। में फंसते गए, क्योंकि वो बौखलाहट है। ये हम्म तुम्हारा हिंदुओं का मंगलसूत्र उठा के, मतलब जैसे साउथ इंडियन के पिक्चर में दिखाते ना कि वो हीरोइन हाँ के मंगलसूत्रों को हाथ अच्छा। लगाता है और हीरो दूर से भाग राजस्थान के आता है। हाँ राजस्थान में ऐसा ऐसा झालावाड़ में कुछ कहा, सीन क्रिएट लेकिन किया था। उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखी सर, नहीं झालावाड़ नहीं, में कहा राजस्थान में। प्रतिक्रिया कब आती? हाँ प्रतिक्रिया कब आती? जब कांग्रेस उसका जवाब देना शुरू करते, फिर ये हाँ कांग्रेस पे हमला करते। फिर कांग्रेस पूरे टाइम मंगलसूत्र में अटका रही थी। और फिर हम्म बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, एमएसपी, महिला सुरक्षा, इस पे बात कौन हम्म करता? अब हुआ ये है कि इधर आप ये बात कर रहे हैं सारी हम्म बेफिजूल की बात, और उधर कांग्रेस क्या बात कर रही है, हम 25 लाख का कैशलेस इंश्योरेंस करवाएंगे, हाँ हम 3 लाख महिलाओं को देंगे, हम्म यूको को 1 लाख का स्टाइपेंड मिलेगा, एमएसपी का कानून बनाएंगे। हम्म ये जो तमाम चीजें हैं, एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, किसी भी बिल्कुल, हालत में पेपर लीक पर संविधान को कानून अमेंडमेंट बनेगा। नहीं करने देंगे, बिल्कुल संविधान बिल्कुल। को चेंज नहीं करने देंगे। तो हम्म ये लोग उन पे फोकस है, इसलिए इनके वार खाली जा रहे हैं। अब हम्म मोदी जी के पास आखिरी में कुछ नहीं बचता है। तो मोदी जी, अब पहले तो मोदी जी 2047 में क्या होगा ये बताते थे, 100 साल हम्म होने के बाद। अब मोदी जी भी पिछले जन्म और अगले जन्म की बात करने लगे, हास्यास्पद है। मेरे देश का बंगाल में प्रधानमंत्री कहता है, बंगाल में जाके कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में जरूर बंगाली हूँ, और पिछले या जन्म फिर में नहीं आगे। होगा तो अगले जन्म में बिल्कुल बंगाली होगा। तो गुजरात के लोगों ने तो वोट नहीं देना चाहिए।
जिस आदमी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया वो बंगाल में जन्म लेना चाहता है। गुजरात ने क्या पाप किया भाई इस आदमी से? गुजरात ने तो हमेशा भरभरा के दिया है। जो सत्ता के लिए गुजरात का बेटा गुजरात का नहीं रहा, कभी वो गंगा का बन जाता है, कभी कुछ नहीं मिलता तो महाराणा प्रताप की चेतक का घोड़ा और उस घोड़े की माँ गुजराती थी, ऐसा जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो अच्छा सर, ये आपके बौखलाहट है। महाराष्ट्र में दूसरा चरण कैसा रहा? मेरे महाराष्ट्र में दूसरा चरण बहुत बुरा रहा और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो वो सीटें 8 सीटें हैं उसमें 3 सीटें तो वहाँ की आती है अपने मराठवाड़ा की, बाकी बची हुई विदर्भ की सीट थी। तो कुल मिला के इस फेज में मैंने जो देखा महाराष्ट्र में कि बुल्ढाना करके एक जगह है। अब बुल्ढाना में 2 शिवसेना आमने-सामने लड़ रही है। उद्धव के पास तो वहाँ लोग भी हैं। सुशील कुमार शिंदे ने तो अपने एकनाथ शिंदे ने तो सिर्फ नाम के लिए वो सीट ली, तो वो तो केक वॉक है। उसके बाद अकोला में कांग्रेस के बीजेपी के सिटिंग सांसद थे धोत्रे साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बेटे को दिया। अब ये वंशपात पे रोते हैं और जिनके बेटे का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं उसको टिकट दे दिया। वहाँ अम्बेडकर भी है। अम्बेडकर और इनके चक्कर में कहीं कांग्रेस निकल नहीं जाए, वहाँ वो बड़ा वीक विकेट पे है। अमरावती ये शिवसेना की सीट थी, एकनाथ शिंदे को लेनी चाहिए थी। शिवसेना के जो वहाँ के सांसद थे पुराने सांसद जो पिछला चुनाव हार गए थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, ये सोच के कि एकनाथ शिंदे सीट दिलवाएंगे। लेकिन वो सीट बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से खिसका ली और वहाँ नवनीत राणा को दे दिया। अब क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के खुद के लोग जो अड़सूड़ करके परिवार है, वो उसके खिलाफ, अजित पवार का जो जिला इकाई है, वो नवनीत राणा के खिलाफ, बीजेपी के जो ओरिजिनल बीजेपी वाले हैं, वो कहते हैं कि इन्हें तो हमारा ऑफिस तोड़ा था, गंदी-गंदी गालियाँ दी थी, इनको क्यों साथ दे? और उस जिले में एक फैक्टर है, प्रहार पार्टी है, बच्चू कडू, फायर ब्रांड नेता है, उनके 2 एमएलए होते हैं। तो अमरावती में 2 एमएलए हैं, वो 24 घंटे राणा परिवार के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐसे में उसकी सीट मतलब डिपॉजिट जब्त हो जाए, नहीं तो वो इज्जत रह जाएगी, ऐसी मुझे लगता है। फिर उसके बाद वर्धा आता है, वर्धा में तड़स करके जो थे जिनको टिकट दिया है, उनके बेटे का व्यभिचार का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आया। तड़स साहब को भी एमपी फंड में पैसा लेने के उनके ऊपर आरोप है, वो सीट फटी है। यवतमाल में भावना गौड़ी सिटिंग एमपी थी, वो एकनाथ शिंदे के साथ चली गई ईडी के चक्कर में, अब उसका ही टिकट काट दिया और एक बाहरी महिला को लाके टिकट दिया और बाहरी अंदरूनी के चक्कर में वहाँ कांग्रेस सीट निकालती दिखाई दे रही है। फिर हिंगोली, नांदेड़ और परभणी ये मराठवाड़ा की सीटें, उसमें नांदेड़ में बीजेपी का सिटिंग एमपी था और बीजेपी को सबसे बड़ी थ्रेट थी अशोक चौहान से, उन्होंने अशोक चौहान को अपने पाले में बिठा दिया। तो अशोक चौहान साथ में जाते ही वो पलड़ा भारी तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ का कांग्रेस ही जिद पे अड़ा हुआ है, वो अशोक चौहान के साथ नहीं गया। अशोक चौहान ने भी जब गए तो कभी कांग्रेस को गाली नहीं दी, वो गन पॉइंट पे गए। तो वहाँ का जो कांग्रेसी है वो पूरी ताकत के साथ जुट है, तो जो सीट बहुत इजी लग रही थी वो अब कांटे की टक्कर में फंस गई। वैसे हिंगोली में जिस आदमी को दिया है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, वो भी कांटे के टक्कर में फंस गई और एक परभणी की सीट वो भी ऐसी है। तो कुल मिला के ये जो 8 सीटों का जो मैंने लेखा जोखा दिखा, इसमें 2 या मैक्सिमम 3 सीट छोड़ दी, तो बाकी सीट तो बीजेपी सोच भी नहीं सकती कि उनके पास आए। ये आज महाराष्ट्र की सेकंड फेज का है। मध्य प्रदेश में भी कामोबेश वैसा ही है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, राजगढ़, महासमुंद और कांकेर। राजगढ़ से स्वयं बघेल लड़ रहे हैं और मैंने सुना बघेल को बीजेपी वाले बहुत मदद कर रहे हैं इस बार। एक बार तुम चले जाओ दिल्ली तो ठीक-ठाक रहे हुआ है। कांग्रेसी भी लगे हैं पूरे तरीके से, तो बघेल सीट निकाल सकते हैं। महासमुंदर में ताम्रकर साहू है। अब ताम्रकर साहू के साथ प्रॉब्लम ये है कि ताम्रकर साहू साहू समाज से आते हैं और वहाँ 5 लाख साहू समाज का वोट है। बीजेपी कोई साहू समाज के उम्मीदवार को उतारता तो वो वोट कट जाता, लेकिन बीजेपी ने एक आदिवासी को उतारा जिसका मात्र 17,000 वोट है। तो उसमें ये ताम्रकर साहू को तो बिल्कुल वॉकओवर मिल गया। और उसके बाद कांकेर है, कांकेर में बीजेपी ने एक ऐसे नॉन पॉलिटिकल संघ के स्वयंसेवक को टिकट दिया। दूसरे ओर कांग्रेस ने रविंद्र सिंह ठाकुर को वोट दिया जो वहाँ का गौंड आदिवासी है और पढ़ा लिखा है, उसके घर में 2-4 लोग आईपीएस आईएएस हैं और उसका एक वजूद भी, उसने काम भी बहुत किया है। तो ये कांकेर की सीट यदि हम कांटे की टक्कर है तो कम से कम राजनांदगांव और महासमुंद तो क्लियर कट निकलती हुई, जो बीजेपी का कांग्रेस का जो गेन है छत्तीसगढ़ में, जो 2 की 4 सीटें हो सकती है, उसमें ये सीटें मुझे दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में भी यदि आप बात करें तो
टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह, बैतूल, सतना, रीवा, होशंगाबाद, इन सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब इसमें मध्य प्रदेश में जो एक सरप्राइजिंग जो मुझे लग रहा था कि दमोह की सीट तो प्रहलाद पटेल की थी, वो उनका वहां पे कब्जा है और वो सीट निकाल लेंगे। खजुराहो में उमा भारती, ये वो सीट है कि जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल हो गया, तो वहां पे इंडिया गठबंधन ने जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार है प्रजापति, उसको समर्थन दे दिया है, लेकिन फिर वो वीक हो गई सीट। टीकमगढ़ में वीरेंद्र कुमार के सामने पंकज अहिरवार है, पंकज अहिरवार ने वहां जोर करवा दिए हैं। बैतूल में 1996 से बैतूल सीट लगातार बीजेपी के पास आ गई है। यहाँ पे भी उइके वर्सेस टिकाम है और मुझे लगता है कि ये सीट भी बीजेपी को जाएगी बैतूल की। सतना में यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो गणेश सिंह वर्सेस नारायण मतलब शैलेंद्र कुशवाहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है पंकज जी। इसी गणेश सिंह को विधानसभा के चुनाव में उतारा था, जो 8 सांसद उतारे थे उसमें से गणेश सिंह थे, लेकिन वो सांसद होते हुए चुनाव हार गए। किससे हार गए? सिद्धार्थ कुशवाहा से। कांग्रेस ने उसी सिद्धार्थ कुशवाहा को उनके खिलाफ लोकसभा में उतारा। एक तो उनकी एंटी कैंपेंसी है, उम्र का लिहाज है और सिद्धार्थ का पर्सनल रैपो वहां पे है, तो ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत क्लियर निकलती दिखाई दे रही है। इसके साथ रीवा की सीट है। रीवा में भी यहाँ के सेंटिमेंट वहां इम्पैक्ट करते हैं। रीवा भी निकलते, मतलब रीवा एक कांटे की टक्कर में तो आ गई वहां थी तो। और फिर उसके बाद होशंगाबाद की सीट है दर्शन चौधरी की, वहां सज्जन शर्मा है, वो बीजेपी के पहले विधायक थे, अब कांग्रेस के हो गए हैं। और वहां पे अजय प्रताप सिंह एक पुराने दिग्गज सांसद हुआ करते थे, वो भी उन 8 सांसदों में जिनको एमएलए लड़ाया, तो वो जीत गए, तो मंत्री बन गए। तो वो मंत्री बन गए तो अब नया उम्मीदवार उतारा, तो ये सारी दामोदमार ये उदय प्रताप सिंह पे है कि वो सीट निकालते हैं कि नहीं निकालते। अब उसमें ये भी होता है कई बार बीजेपी में कि एक बार सांसद बना के भेज दो तो ये परमानेंट बन जाएगा, तो इसलिए इसको अभी हरवा के नक्की करो, फिर अपना टर्म आए तो फिर बनेंगे। ये जो अंदरूनी राजनीति है, इसी के भरोसे भी कांग्रेस है। तो कुल मिला के राजस्थान में भी यही हाल है। राजस्थान में इस बार जो सीटें है वो खासकर मेवाड़ में कुछ सीटें फंसी है, जो मेवाड़ में लेकिन सर है। राजस्थान में तो लग रहा था कि पिछली बार 25 विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, 25 के 25 लेकर गई, तो इस बार तो बड़ा प्रज्ञा कुछ जी, अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन दो लगातार चुनाव 2014, 2019 राजस्थान ने 25 के 25 बीजेपी को दी। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने के चक्कर में थी, लेकिन महारानी ने सुरुंग लगा दिया है। इस बार वहां पे 8 से 10 सीटें बिगड़ गई है बीजेपी। हैट्रिक छोड़ दीजिए, बीजेपी के 15 वर्सेस 10 सीट पे नहीं वहां पे समझौता करना पड़े, ये हाल हो गया। कर्नाटक की बात करें तो इस बार दक्षिण कर्नाटक की तरफ सीटें आ रही है। दक्षिण कर्नाटक में मैंने पहले ही कहा कि जेडीएस का वहां पे बोलबाला था, प्लस पॉइंट लेकिन पहली बार विधानसभा में इस जेडीएस के गढ़ में, जो ओल्ड मैसूर जिसको कहते हैं, कि जहां मांड्या है, हसन है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यहाँ पर डीके शिव कुमार ने छेद किया, क्योंकि डीके शिव कुमार भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, वो कलिंगा, जिस कम्युनिटी का ओल्ड मैसूर में दबदबा है। तो वहां पे अब जेडीएस को अपनी चमड़ी बचाना मुश्किल हो गई है कि कम से कम 1-2 डीके मतलब कुमार स्वामी की सीट निकल जाए तो भी बड़ी बात है। केरल में तो देखो कोई भी आए, इंडिया गठबंधन है, लेफ्ट आए या कांग्रेस आए, तो उसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं। तो सेकंड फेज भी पहले फेज जैसा ही बुरा बीजेपी के लिए गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और यही पोखराट है, और ज्यादा बदतर गया। और मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के तमाम अपीलों के बाद भी यदि लोग निकल नहीं रहे वोट के, और ये 5 बजे का आपने वोट बताया, मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि 5 से 7 के बीच में 10% वोट, 10% बढ़ के 62% हो जाएगा। ये अलार्मिंग है, ये लोकतंत्र के लिए। और खासकर मुझे एक बात और भी बतानी है, आज तो वीवीपैट के ऊपर निर्णय आया है, क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट है इसमें? लोगों का विश्वास मशीन पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है, वीवीपैट पे नहीं है। पूरे देश में आक्रोश है इसको लेके। हम जगह जगह जाते हैं, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो
जब भी लोग मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, सब मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे अशोक जी, वो आपका आकलन सब ठीक है, लेकिन फिर ये मशीनों में खेल कर देते हैं और जीतना तो इनको ही है। तो लोग जब लोगों कमेंट्स को कर रहे हैं लगता है सर। कि हाँ, तो लोगों को जब लगता है कि मशीनों में ही खेल होना है, तो फिर क्यों वोट देने जाए? तो कई जगह ये भी उदासीनता है। लेकिन मैं अच्छा। बार-बार अपील करता हूँ कि मशीनों का भी खेल होने दो। लेकिन हम्म आप इतने तादाद में जाके वोट करो कि हम्म। मशीन भी कॉम्प्रोमाइज़ करने में शर्माए, सर क्योंकि मशीन का महाराष्ट्र थोड़ा बहुत बिहार, खेल हो सकता है। हाँ सर, महाराष्ट्र बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा मतदान त्रिपुरा में हुआ है सर। ये कम मतदान क्या कहता है? कम मतदान तो मैंने यही कहा कि बीजेपी का कैडर निकला नहीं। देखिए, उदासीनता है। बीजेपी अपने कैडर को निकालती है बाहर। सर संघ को क्या हो गया आपकी बार, इतना नाराज हो गया संघ? संघ को नाराजगी नहीं है। देखिए क्या है, हम्म संघ अपने तरह से चलता है। हम्म अडवाणी जी से संघ की क्या दुश्मनी थी? कुछ नहीं। लेकिन संघ का नेतृत्व और अडवाणी जी की उम्र, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था। जब हम्म अडवाणी जी राजस्थान के प्रचार इंचार्ज थे, हम्म तब मोहन भागवत पहली बार शाखा में गए थे। इतना उम्र का फैसला था। हम्म। तो सर तो पहले चरण के बाद नागपुर जाना कोई काम नहीं आया क्या? या फिर संघ नहीं, को नहीं, इस नहीं, बात से नहीं, एराज है कि ना, जितनी गारंटियां हैं सब मोदी की नागपुर गारंटियां हैं, कमल नाग की और भाजपा की नाग गारंटियां नहीं है? नागपुर रामलला थोड़ी है हम्म कि आप उसको बोल दो कि गणेश जी थोड़ी है कि लड्डू चढ़ा देंगे, पास करवा दे, तो पास करवा दिया उसने। संघ बहुत स्ट्रेटेजिकली चलता है। संघ ने एक हेतु हेतु कुछ लक्ष्य साधने के लिए हम्म नरेंद्र मोदी जी को लाए थे। हम्म वो लक्ष्य उन्होंने साध लिया। हम्म उनको अडवाणी जी को घर बिठाना था, वो बिठा दिया। लेकिन अडवाणी जी को घर बिठा के दूसरा अडवाणी पैदा नहीं करना था। जिस हिसाब से मोदी जी और संघ के बीच में तनातनी है, जिस हिसाब से मोदी जी संघ को अवॉइड करते हैं, और संघ कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंदर से डरा हुआ भी है कि मोदी जी ऐसे ही भव्य मतों से यदि जीत गए तो एक दिन संघ पे रिसीवर भी बिठा देंगे। वो बोलेंगे वही मैं ही पूछ तय रही हूँ करूंगा सर। संघ चालक कौन है। हर बार हर जगह मोदी की गारंटी है, कहीं पे भाजपा की और कमल की गारंटी नहीं दिखती है। मैंने वही तो कहा, संघ हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात करता है। हम्म और यही बात आपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय, यदि आपने हाँ। संघ चालक का भाषण एक बार फिर से सुन लीजिए प्रज्ञा जी, वो लगातार प्रधानमंत्री को आगाह कर रहे थे कि सबको साथ में लेके चलना है। हम्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव एक लीडरशिप की हम्म। बात होती है। और यहाँ तो सब दूर मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी तो मोदी की जीत, और हार भी मोदी की होगी फिर। सर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, हम जल्दी जल्दी समापन की तरफ चल रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? संघ की नाराजगी, राजपूत समाज, त्यागी समाज और तमाम जो समाज की नाराजगी वो जनता है की नाराजगी कि जनता सबसे बड़ा परिवर्तन फैक्टर। चाहती है? सबसे बड़ा फैक्टर कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। ओके। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, जनता की हम्म नाराजगी। हम्म। सर और ओवरऑल यही कारण एनालिसिस है, आपका दूसरे चरण पर, ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस, बीजेपी फिर डिप खा गई। बीजेपी फिर स्लाइडिंग पे है। अच्छा। और यदि तीसरे फेज में भी स्लाइडिंग रही तो फिर ये स्लाइडिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि अच्छा। सेंटिमेंट पहले फेज से दूसरे फेज में सेंटिमेंट ट्रांसफर होते हैं। अपने यहाँ बाय एंड लार्ज ये 2-3% जो फेंस सीटर रहते हैं, वो कई बार बड़े एक स्विंग का प्रयास करते हैं। वो ये कहते कौन जीत रहा है, अच्छा अच्छा इसका तो भारी निकल, ये तो अच्छा, फिर अच्छा इसी को देते। वो जो फेंस सीटर है, अरे बोले ये तो पहले में भी गए, सेकंड में, अरे ये नहीं उठते अभी, ये तो अब जा रहे हैं, अब छोड़ दो इनको। हम्म और अभी हम्म। भी वो कंटेंट जो भाषणों में चाहिए प्रधानमंत्री जी की, हाँ। वो नहीं आ रहा है। वही हिंदू मुसलमान, हम्म वही बार बार उसी पे ले उसका भी आना। कोई खास प्रदर्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि एक समय था नहीं जब होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे वो असर दिखता था, अब तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं अरे दिख रहा। मंगलसूत्र जब बचेगा तभी तो कोई मुसलमान को देगा ना। हम्म यहाँ हाँ हाँ। मंगलसूत्र बेच के खाने के लाले पड़ गए हैं। हम्म चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये जो धन्यवाद। दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण भी भाजपा के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस पर ही बात करते हैं अशोक सर से कि ये दूसरा चरण डिप कर गया, और सर ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर ये तीसरे चरण में भी डिप खाती है भाजपा, तब तो फिर अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जो सबसे बड़ी चीज हमें पता चली वो ये कि जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता के मुद्दे इस बार हावी हैं, मोदी फैक्टर पर, मोदी मैजिक पर, मोदी लहर पर, हिंदू मुसलमान पर, सांप्रदायिकता पर,
राम लहर पर, सब पर। तो हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई चर्चा में। फिलहाल के लिए इतना ही। अशोक सर बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी यात्रा मंगलमय हो।